नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो साथियों, अपने राजस्थान इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान इतिहास के अंदर हम मेवाड़ राज्य का इतिहास पढ़ रहे थे और इसी कड़ी के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर महाराणा कुंभा को पढ़ा था और हम बात कर रहे थे महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला में योगदान हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और हमने बात किया कि महाराणा कुंभा को राजस्थान में कला व स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। महाराणा कुंभा जो थे, इन्होंने कवि राजा श्यामल दास के अनुसार 84 में से 32 गिरिदुर्गों का निर्माण करवाया था। और साथ में हमने देखा कि महाराणा कुंभा जो थे, इनके चित्रकला गुरु का नाम हीरानंद था और हीरानंद ने सुपाशनाहचर्यम के नाम से ग्रंथ लिखा था। महाराणा कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास थे और सारंग व्यास के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था संगीत रत्नाकर, महाराणा कुंभा ने इसके ऊपर चंडी शतक के नाम से टीका लिखी थी। महाराणा कुंभा के द्वारा निर्माण कार्य जो करवाए गए थे उसकी हमने बात की थी कि महाराणा कुंभा जो थे, इन्होंने एक विजय स्तंभ बनवाया था और विजय स्तंभ के अलावा जो दुर्ग बनवाया था जिसका नाम कुंभलगढ़ था। कुंभलगढ़ राजसमंद में है। इस दुर्ग के स्थान पर पहले मच्छेंद्रगढ़ का दुर्ग हुआ करता था और मच्छेंद्रगढ़ किले का निर्माण मौर्य राजा समर्थी के द्वारा करवाया गया है। इसी स्थान पर महाराणा कुंभा के द्वारा 1443 से 1459 के मध्य जो है वो अपनी पत्नी कुंभल देवी की याद में एक दुर्ग बनवाया गया था और उस दुर्ग का नाम क्या था, तो उस दुर्ग का नाम कुंभलगढ़ था। साथियों, कुंभलगढ़ दुर्ग जो है इसका प्रकोटा 36 किलोमीटर का है, जिसको भारत की महान दीवार, चीन की दीवार के समतुल्य माना जाता है। साथ में महाराणा कुंभा ने जो कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया, इसके अंदर एक अतः दुर्ग बना जिसका नाम है कटारगढ़। और कटारगढ़ जो है, इस कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहते हैं। साथ में इस कटारगढ़ में एक महल बना है जिसका नाम है बादल महल और बादल महल के अंदर 2 कक्ष थे, एक जनाना कक्ष और दूसरा मर्दाना कक्ष था। और जनाना कक्ष के अंदर जो है वो 2 भाग थे, एक तो श्रृंगार कक्ष था और दूसरा था जूना कचेरी। और इस जूना कचेरी में 9 मई 1540 विक्रम संवत 1597 में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। सब महाराणा प्रताप का जन्म जो है वो कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था, जिस कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी का नाम मंडन था। मंडन ने रूप मंडन, वास्तु मंडन, शगुन मंडन और देव मंडन, राज्य वल्लभ, देव मूर्ति प्रकरण जैसे ग्रंथ जो वो मंडन के द्वारा लिखे गए थे। मंडन का एक भाई था जिसका नाम था नाथा, जिसने वास्तु मंजरी लिखा था, और मंडन के पुत्र जिसका नाम था गोविंद, जिसने कला निधि, द्वार दीपिका और उदार धोरणी जैसे ग्रंथ लिखे थे। साथ में हमने बात किया कि महाराणा कुंभा जो थे, इस महाराणा कुंभा के समय के अंदर अन्य जो दुर्ग बने थे जिनमें एक अचलगढ़ था, एक बसंतीगढ़ था, एक बोमट, बेराठ, बदनौर का जो दुर्ग है वो महाराणा कुंभा के समय बना था। महाराणा कुंभा ने चित्तौड़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ में कुंभ श्याम मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। इसके अलावा महाराणा कुंभा जो थे, इनके समय में भंडारी वेलका ने चित्तौड़ में श्रृंगार चौरी बनवाई थी और इस श्रृंगार चौरी को वर्तमान में शांतिनाथ जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इसी श्रृंगार चौरी में महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई का विवाह जो है वो मंडलिक के साथ में किया था। रमाबाई को जावर का क्षेत्र दिया गया था, उसी क्षेत्र में उसने रमा श्याम मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया था। महाराणा कुंभा के समय में धरणक सेठ ने 1439 के अंदर रणकपुर में जैन मंदिर बनवाया था जिसके शिल्पी देपा या देपाक थे। और महाराणा कुंभा के बाद में जो है वो अगला राजा आता है उदा। तो साथियों, अपने पूर्णतः विस्तार के साथ में पढ़ रहे हैं, चाहे आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उन सभी में राजस्थान का इतिहास लगता है। और पूर्णतः विस्तार के साथ में हमने इतिहास को शुरू किया है और लास्ट तक हम इसी लय के साथ में हमारे इतिहास को पढ़ेंगे, कला संस्कृति को पढ़ेंगे और अपने राजस्थान की ज्योग्राफी को भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को शेयर कर दिया करो यार, और साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक कंटेंट जो है वो लेकर आता हूँ और आप लोग जरा सी थोड़ी सी भी, अगर एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम अगर आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और उसका अगर फल नहीं मिलता है तो बड़ा दर्द होता है, लेकिन फिर भी जो हमारा काम है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। कभी ना कभी तो आप लोगों का प्यार हमें देखने को जरूर मिलेगा। तो साथियों, अगला जो अपना राजा आता है जिसका नाम आता है उदा। और उदा या उदय सिंह जो थे, इनमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात याद रखने की आवश्यकता है नहीं। 1468 के अंदर महाराणा कुंभा की हत्या की थी। इनका समय आता है 1468 से 1473 ईस्वी तक का समय महाराणा उदा का या उदय सिंह का आता है।
देखो उदय सिंह प्रथम इसी को कहते हैं। इनको मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। मेवाड़ का इनको पितृहंता कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपने पिता महाराणा कुंभा की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। उदा जो थे जिन्होंने महाराणा कुंभा की हत्या की थी, और बाद में कहा जाता है कि उदा के ऊपर बिजली गिर गई जिसके कारण उदा की मृत्यु हो गई। कई इतिहासकारों का मानना है कि उदा का जो दूसरा भाई था जिसका नाम था रायमल, और रायमल ने किसको मार दिया था, रायमल ने उदा को मार दिया था, और रायमल आगे का क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। और अगला जो अपना राजा आता है जिसका नाम आता है महाराणा रायमल, जिसका समय आता है 1473 से लेकर 1509 ईस्वी तक का समय जो है वो किसका आता है, रायमल का आता है। देखो रायमल जो था, इस रायमल में आप ध्यान रखना कि रायमल की एक छोटी सी फैमिली थी। इनके पत्नी कितनी थी, इनके पत्नी थी सब 11, बिल्कुल छोटी सी फैमिली है। पुत्र कितने थे, पुत्र थे 13, पत्नी 11, पुत्र 13, और इनकी पुत्री कितनी थी, 2। इनके 2 पुत्रियां थी, और 2 पुत्रियों में से जो बड़ी पुत्री है, इस बड़ी पुत्री का नाम था आनंदाबाई। क्या नाम था, आनंदाबाई नाम था। और आनंदाबाई का विवाह जो है वो सिरोही के जगमाल के साथ हुआ था। विवाह किसके साथ में होता है, सिरोही के जगमाल के साथ। सिरोही के जगमाल के साथ में किसकी शादी हुई थी, तो सिरोही के जगमाल के साथ में शादी होती है आनंदाबाई की। देखो जो इनके पुत्र है उनकी संख्या कितनी है, 13 है। अब अगर 13 पुत्र है तो मान के चलिए कि सभी पुत्र योग्य नहीं हो सकते। मतलब अपने राजस्थान में एक कहावत है कि जितना ज्यादा जमानी बीती ज्यादा ऊत जय। तो अगर 13 पुत्र है तो वो सभी के सभी योग्य तो हो नहीं सकते। इसका मतलब उनमें से कुछ एक निकम्मे भी हैं, और निकम्मे कितने हैं, योग्य कितने हैं, तो योग्य लगभग 4 ही पुत्र थे। 4 पुत्र इनके क्या थे, योग्य थे। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक पुत्र जिसका नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया जिनको उड़ना राजकुमार कहते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया को क्या कहते हैं, उड़ना राजकुमार कहते हैं। इनको उड़ना राजकुमार क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बड़े तेज धावक थे और घोड़े को बड़ा तेजी से दौड़ाते थे, जिसके कारण इनको उड़ना राजकुमार कहा जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया जिनको उड़ना राजकुमार कहते हैं, इनका जो घोड़ा था जिसका नाम था सहना दीवा, घोड़ा जिसका नाम था साब सहना दीवा, सहना दीवा करके घोड़ा किसका था, पृथ्वीराज सिसोदिया का था। एक पृथ्वीराज सिसोदिया थे, एक जयमल थे। एक कौन थे, जयमल। एक योग्य पुत्रों में थे राज सिंह, और एक योग्य पुत्रों में थे संगा। एक योग्य पुत्रों में से संगा थे, या आप यूं कहें संग्राम सिंह थे। तो ये इनके सभी के सभी क्या थे, योग्य पुत्र। एक पृथ्वीराज सिसोदिया, एक जयमल, एक राज सिंह और एक संगा, ये सारे इनके योग्य पुत्र थे। देखो रायमल के लिए कहा जाता है कि रायमल अपने जीवन काल में अपने जीते जी इनमें से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी नहीं चुन सके थे, इसी एक को अपना उत्तराधिकारी नहीं चुन सके थे। और रायमल जब इनमें से किसी एक को उत्तराधिकारी नहीं चुन सके तो इन पुत्रों को लगा कि पापा से तो पार पड़ने वाली है नहीं, इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा। जिसके कारण रायमल के जो सभी पुत्र थे उन्होंने फैसला किया कि हमें अपनी अपनी जन्म कुंडलियां लेकर किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए, और उस तांत्रिक से हमें पता करना चाहिए कि हमें से आगे का राजा कौन सा बनेगा। तो रायमल के सभी पुत्र अपनी अपनी जन्म कुंडलियां लेकर एक तांत्रिक के पास जाते हैं, और साहब कहा जाता है कि जब ये तांत्रिक के पास गए, उस तांत्रिक को अपनी जन्म कुंडलियां दिखाई तो उस तांत्रिक ने कहा कि राजयोग किसके भविष्य में दिखाई दे रहा है, राजयोग जो है वो राणा सांगा के भविष्य में दिखाई दे रहा है। जब सांगा के भविष्य में राजयोग बताया तो जो बड़े पुत्र थे राज सिंह, पृथ्वीराज, जयमल, ये सारे के सारे सांगा से नाराज हो जाते हैं और ये कहते हैं कि बड़े हम हैं और राजा ये बनेगा, ऐसा हम होने नहीं देंगे, कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम इस सांगा को राजा नहीं बनने देंगे। और कहते हैं कि जब सांगा का नाम लिया तो पृथ्वीराज ने अपनी तलवार निकाली, और जैसे ही पृथ्वीराज अपनी तलवार निकालते हैं तो तलवार की खूल यानी जो आगे का भाग था वो राणा सांगा की आंख में लगता है, यहीं से राणा सांगा क्या बन जाता है, काणा सांगा बन जाता है। और मौके पर इनका चाचा जिसका नाम था सारंग देव, वो सारंग देव आकर इनमें सुलह करवाता है कि लड़ने से कोई फायदा नहीं है, आप इस तांत्रिक की बात पर विश्वास मत करो, मैं आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताता हूँ जो आपको वास्तव में बताएगी कि आप में से आगे का राजा कौन सा बनेगा। और उसने बताया कि एक बिमल गांव की चारण जाति की महिला थी,
उस चारण जाति की महिला के पास में इन सभी को लेकर कौन जाते हैं, इनके चाचा सारंगदेव लेकर जाते हैं और कहते हैं कि जब ये उस बिमल गांव की चारणी महिला के घर जाते हैं तो वो महिला वहां पर मौजूद नहीं थी, वो बेचारी बाहर कहीं गई थी। तो ये सभी के सभी उसकी कुटिया में जाके बैठ जाते हैं। एक ओदा होता है बैठने वाला, और उस ओदे के ऊपर पृथ्वीराज, राज सिंह और जयमल बैठ गए, और नीचे कोई शेर की खाल बिछाई हुई थी, वहां पर जाकर कौन बैठ गए, सांगा बैठ गए। और तभी कहते हैं कि वो बिमल गांव की चारणी महिला आती है, उसने कहा कि रे आज सारे के सारे राजकुमार हमारे यहाँ पर कैसे। तो इन्होंने कहा कि हम अपना भविष्य जानना चाहते हैं कि हम में से आगे का राजा कौन सा बने। उस महिला ने बिना कुछ सोचे समझे बोल दिया कि जो शेर की खाल पर बैठा है वही आगे का क्या बनेगा, राजा बनेगा। और साहब शेर की खाल पर कौन बैठे थे, सांगा बैठे थे। और जैसे सांगा का नाम लिया तो इस बार सांगा के जो बड़े भाई थे पृथ्वीराज, राज सिंह और जयमल, ये अपनी सेना सांगा के पीछे लगाते और कहते हैं कि जब तक हम जिंदा है तब तक सांगा को राजा नहीं बनने दें। और ये जब सांगा के पीछे सेना लगाते हैं तो सांगा यहाँ से भागकर, एक मंदिर था जिसका नाम था रूप नारायण, इस रूप नारायण मंदिर के अंदर क्या लेते हैं, शरण लेते हैं। सांगा ने यहाँ से भागकर एक मंदिर के अंदर शरण ली थी और उस मंदिर का नाम क्या था, रूप नारायण मंदिर में शरण लेते हैं। सांगा रूप नारायण मंदिर में शरण लेते हैं और यहाँ पर सांगा की रक्षा किसने की थी, तो सांगा की रक्षा बीदा जेतमालोत ने की थी। यहाँ पर सांगा की रक्षा किसके द्वारा की जाती है, यहाँ पर सांगा की रक्षा जो थी वो बीदा जेतमालोत ने की थी, बीदा जेतमालोत। और यहाँ से सांगा भागकर कहाँ जाते हैं, तो यहाँ से सांगा जो थे ये अजमेर गए थे, और अजमेर के जंगलों में किसके पास में शरण लेते हैं, करमचंद पंवार के पास में शरण लेते हैं। यहाँ से भागे थे सांगा और यहाँ से भागकर सांगा कहाँ गए थे, अजमेर के जंगलों में। और अजमेर के जंगलों में जाकर किसके पास में शरण लेते हैं, तो ये करमचंद पंवार के पास में क्या लेते हैं, शरण लेते हैं। जब सांगा यहाँ पर नहीं मिले तो सांगा के अन्य भाई यहाँ से वापस चले जाते हैं। तभी कहते हैं कि इन तीनों जो बचे हुए थे उन्होंने फैसला कर लिया था कि पहले पृथ्वीराज राजा बनेंगे, जब पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाएगी तो फिर जयमल राजा बनेंगे, और जयमल के बाद में फिर राजा कौन बनेंगे, राज सिंह बनेंगे। ऐसा फैसला इन्होंने अपने आप ही कर लिया था। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसको कोई टाल नहीं सकता। और भाग्य में राजयोग राणा सांगा के लिखा था, तो राणा सांगा ही आगे का क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसको मिटाने वाली दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो उसको मिटा सके। तो राणा सांगा इस समय अजमेर के जंगलों में करमचंद पंवार के पास में थे। और तभी कहते हैं कि रायमल के दरबार के अंदर एक व्यक्ति जिनका नाम था सुल्तान सोलंकी, और सुल्तान सोलंकी किसके दरबार में आते हैं, रायमल के दरबार में। और कहा जाता है कि सुल्तान सोलंकी की दुश्मनी चला करती थी लल्ला खां पठान के साथ। और सुल्तान सोलंकी आकर रायमल को कहते हैं कि रायमल जी आपके इतने पुत्र हैं, अगर इनमें से कोई एक पुत्र, सुल्तान सोलंकी कहता है कि अगर इनमें से कोई एक पुत्र लल्ला खां पठान को हरा दे तो बदले में मैं अपनी बेटी तारा की शादी उसके साथ में कर दूंगा। जब रायमल के भरे दरबार में ऐसा सुल्तान सोलंकी ने कहा तो जयमल ने वहीं हाथ खड़ा कर दिया कि भाई साहब मैं हराऊंगा किसको, लल्ला खां पठान को, आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर देना। उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन जयमल जी शाम को शराब के नशे में सुल्तान सोलंकी के घर ही चले जाते हैं और उनको जाकर कहते हैं कि अपनी बेटी को बाहर भेजो, हमें शॉपिंग पे जाना। सुल्तान बेचारा ऊपर से आवाज लगाता है कि बेटा पहले लल्ला खां पठान को हराओ, उसके बाद में तुम शॉपिंग पे नहीं, कहीं पर भी लेके जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जब जयमल ने जिद किया तो सुल्तान सोलंकी तलवार लेकर आता है कि तेरी शादी तो मैं अभी करवा देता हूं। और जयमल जो है वो किसके हाथों मारा जाता है, सोलंकियों के हाथों मारा जाता है। जयमल की हत्या किसने कर दी थी, तो सोलंकियों के हाथों मारा जाता है, सोलंकियों के हाथों मारा जाता है। सोलंकियों के हाथों कौन मारा जाता है, तो जयमल जो था ये किसके हाथों मारा गया, सोलंकियों के हाथों, यानी कि एक सल्ट गया। उसके बाद पृथ्वीराज सिसोदिया कहता है कि मैं लल्ला खां पठान को क्या कर दूंगा, परास्त कर दूंगा। और पृथ्वीराज सिसोदिया ने किसको हराया था, लल्ला खां पठान को हराया था। लल्ला खां को किसने हराया था, तो लल्ला खां को हराने वाला व्यक्ति पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया ने लल्ला खां को हराया, जिसके कारण पृथ्वीराज सिसोदिया का विवाह किसके साथ में होता है, तारा के साथ में। किसके साथ में, ताराबाई के साथ में, जो किसकी पुत्री थी, सुल्तान सोलंकी की पुत्री थी, सुल्तान सोलंकी की पुत्री थी, जिसके साथ में विवाह किसका हो गया, पृथ्वीराज सिसोदिया का। और इसी तारा के कहने पर जो आपका दुर्ग है कौन सा, अजय मेरू,
इस अजय मेरु दुर्ग का पुनः निर्माण करवा के इसको नाम क्या दिया था? तारागढ़ नाम दिया था। किसने? पृथ्वीराज सिसोदिया ने। शादी जब तारा की पृथ्वीराज के साथ हुई तो राज सिंह कहते हैं कि तारा, मैं तेरे साथ में शादी करना चाहता था, क्योंकि राज सिंह मन ही मन सोच रहे थे कि मेरा कोई भी भाई लल्ला खां पठान को न हरा पाए, अंत में मैं जाऊं और लल्ला खां पठान के साथ में युद्ध करूं और लल्ला खां पठान से 2-4 थप्पड़ खा के आके सुल्तान सोलंकी को कहूं कि मैंने तुम्हारी बेटी की वजह से मार खाई है, और ये जो है वो इस वजह से अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे देगा। लेकिन ये सपना इसका सपना ही रह गया, जिसके कारण राज सिंह कहते हैं कि तारा, अगर मैं तेरा न हो सका तो दुनिया में किसी और का भी नहीं होऊंगा। भाई साहब ने क्या कर ली? आत्महत्या। अब क्या होता है, सारे सल्ट गए, कौन बचा? पृथ्वीराज सिसोदिया। और पृथ्वीराज सिसोदिया की बहन का नाम क्या था? आनंदाबाई नाम था। और आनंदाबाई को सिरोही का जगमाल जो था ये रोज रोज पीटता था। और एक दिन आनंदाबाई ने अपने भाई पृथ्वीराज को पत्र लिखा कि भैया, तुम तो इतने बड़े तेज धावक और इतना तेजी से घोड़े को दौड़ाते हो, तुम्हारे जीजाजी मुझे रोज पीटते, तुम तो कभी छुड़ाने नहीं है। पृथ्वीराज कहता है कि रातों रात मैं तुम्हारे पास में आ जाता हूँ। और पृथ्वीराज किसके पास में आता है? आनंदाबाई के पास। और जगमाल को समझाता है कि जीजाजी ये आपकी गलत बात है कि आप एक लड़की पे हाथ उठाते हो, आप तो कायर हो। तो जगमाल कहता है कि भाई साहब गलती हो गई, आज के बाद में आपकी बहन को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन आप आए हो तो मैं आपके लिए स्पेशल वाले जो है वो लड्डू बनाया है मैंने, ये आप खा के जाना। और कहते हैं कि जो लड्डू खाए थे पृथ्वीराज सिसोदिया ने, उसमें क्या मिला था? जहर। तो अपने बहनोई के हाथों जहर के लड्डू खाकर मारा जाता है। जहर के लड्डू खाकर कौन मारा गया था? पृथ्वीराज सिसोदिया। इसका मतलब सारे के सारे सल्ट गए। रायमल जी की जब 1509 में मृत्यु होती है तो कहते हैं कि मेवाड़ के सामंत खुद चलकर अजमेर के करमचंद पंवार के पास में जाकर सांगा जी को कहते हैं कि सांगा, न रहा तेरा बाप और न रहे तेरे भाई, इसलिए तुम जाकर क्या बनो? राजा बनो। मैं हमेशा कहता हूं कि जिसकी तकदीर में जो लिखा होता है उसको कोई बदल नहीं सकता। जिसकी तकदीर में जो लिखा है वो उसको मिल के रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस आप लोगों का काम ये है मेहनत करना, चाहे वो आप हो चाहे हम हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिएगा। तो जो तकदीर में लिखा है उसको कोई भी तोड़ या मोड़ उसको नहीं सकता है। ठीक है। तो रायमल जो है, इनकी मृत्यु कब होती है? 1509 में। रायमल ने अपने चित्तौड़ में अद्भुत नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। चित्तौड़ में अद्भुत नाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? रायमल के द्वारा। और रायमल के बाद में जो राजा बनते हैं जिनका नाम आता है राणा सांगा। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद में हम अपने अगले एक महत्वपूर्ण महान राजा जिनका नाम था राणा सांगा, उस राणा सांगा के ऊपर क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट? अब जल्दी से लाइक भी कर दो यार, शेयर भी कर दो। आगे देखिएगा, अगला राजा आता है राणा सांगा। बहुत बेहतरीन राजा है। अपने मेवाड़ का जो इतिहास है, मुझे लगता है कि दुनिया में जो शक्ति मेवाड़ वालों में थी उतनी शक्ति मुझे दूसरी कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। अगले जो अपने राजा आते हैं जिनका नाम आता है राणा सांगा। अगले राजा का नाम आता है राणा सांगा। राणा सांगा या महाराणा सांगा। और राणा सांगा का समय था 1509 से लेकर 1528 ईस्वी तक का समय किसका था? राणा सांगा का था। 1509 से 1528 ईस्वी तक का समय किसका था? राणा सांगा का। कुछ बेसिक बातें राणा सांगा के अंदर कि राणा सांगा का जन्म जो है ये हुआ था 12 अप्रैल 1482 को। 12 अप्रैल 1482 को राणा सांगा का जन्म होता है। राणा सांगा का जन्म कहां पर हुआ था? तो राणा सांगा का जन्म हुआ था साहब चित्तौड़ में। कहां पर होता है? चित्तौड़ दुर्ग के अंदर राणा सांगा का जन्म हुआ था। राणा सांगा के पिता का नाम क्या था? राणा सांगा के पिता का नाम था साहब रायमल। और राणा सांगा की माता का नाम था
रतन कुंवर। माता का नाम क्या था? रतन कुंवर नाम था। पिता का नाम था रायमल, माता का नाम था रतन कुंवर। राणा सांगा का राज तिलक कब होता है? 24 मई 1509 को। 24 मई 1509 को कौन से दुर्ग में होता है? तो ये होता है साहब कुंभलगढ़ दुर्ग में। 24 मई 1509 को कौन से दुर्ग में होता है? कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। राणा सांगा जो थे, इस सांगा की जो महत्वपूर्ण पत्नी थी जिसका नाम आता है कर्मावती, हाड़ी रानी कर्मावती। हाड़ी रानी कर्मावती ये इनकी महत्वपूर्ण पत्नी थी, हाड़ी रानी कर्मावती। राणा सांगा की अगर हम पुत्रों की बात करें तो राणा सांगा के पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था भोजराज। भोजराज के बाद में एक पुत्र था जिसका नाम था रतन सिंह सेकंड। रतन सिंह सेकंड के बाद में एक पुत्र था जिसका नाम था विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य के बाद में एक पुत्र था राणा सांगा का जिसका नाम क्या था? उदय सिंह नाम था। क्या नाम था? उदय सिंह। राणा सांगा जो थे इनकी उपाधि कौन सी है? तो राणा सांगा को कहा जाता है हिंदू पथ बादशाह। राणा सांगा को हिंदू पथ बादशाह के नाम से जाना जाता है। राणा सांगा को क्या कहते हैं? हिंदू पथ बादशाह। साथ में राणा सांगा जो है इनको कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? सैनिकों का भग्नावेश कहा था। सैनिकों का भग्नावेश किसको कहा था साहब? तो सैनिकों का भग्नावेश जो है ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने सांगा को, क्योंकि सांगा के शरीर पर कुल कितने घाव थे? 80 घाव थे। और सांगा के शरीर पर कुल 80 घाव होने के कारण इनको सैनिकों का क्या कहते हैं? भग्नावेश कहते हैं। राणा सांगा जो थे, जब राणा सांगा राजा बनते हैं तो राणा सांगा के समकालीन 3 बड़ी बड़ी क्या थी? रियासतें थी। और जब राणा सांगा बने तो इनके समकालीन 3 बड़ी बड़ी रियासतें कौन कौन सी थी? तो एक तो रियासत जिनका नाम था गुजरात। समकालीन रियासतों की बात कर रहा हूं मैं। एक रियासत जिसका नाम था मालवा, एक रियासत जिसका नाम क्या था? दिल्ली। ये मैं कब की बात कर रहा हूं? 1509 की। जब राणा सांगा राजा बने थे 1509 में, तब उनके समकालीन 3 बड़ी बड़ी रियासतें थी गुजरात, और गुजरात के राजा थे महमूद बेगड़ा सेकंड। महमूद बेगड़ा सेकंड थे। मालवा के इस समय जो राजा थे जिनका नाम था नासिरुद्दीन, ये इस समय कहाँ के राजा थे? मालवा के। दिल्ली के इस समय जो राजा थे जिनका नाम था सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी नाम था। जब राणा सांगा राजा बने थे 1509 में, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि जब सांगा का राज तिलक हुआ था। सांगा का क्या होता है? राज तिलक होता है। जब सांगा का राज तिलक हुआ था उस समय इनके समकालीन 3 रियासतें गुजरात, मालवा और दिल्ली थी। इनके राजा कौन थे? गुजरात का महमूद बेगड़ा सेकंड था, मालवा का नासिरुद्दीन था, दिल्ली का सिकंदर लोदी था। लेकिन जब सांगा के इनके साथ में संघर्ष होते हैं, सांगा के संघर्ष के समय, सांगा के संघर्ष के समय राजा कौन थे? तो सांगा के संघर्ष के समय राजाओं की अगर बात करें तो गुजरात का राजा चेंज हो जाएगा। गुजरात का राजा कौन बन जाएगा? मुजफ्फर शाह। लाइट जाएगी भाई, लाइट उड़ना जी। गुजरात के मुजफ्फर शाह हो जाएंगे। मालवा के राजा हो जाएंगे महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड हो जाएंगे। महमूद खिलजी सेकंड हो जाएंगे। और जो दिल्ली है, इस दिल्ली के राजा कौन से हो जाएंगे? तो दिल्ली के हो जाएंगे इब्राहिम लोदी। दिल्ली के कौन से राजा बन जाएंगे? इब्राहिम लोदी बन जाएंगे। यानी कि जब राणा सांगा राजा बने थे तब तो गुजरात, मालवा और दिल्ली के राजा ये थे। जब सांगा के साथ में संघर्ष होता है तो राजा चेंज हो जाते हैं। तो राणा सांगा जिनका जन्म 12 अप्रैल 1482 को चित्तौड़ में हुआ था, पिता का नाम था रायमल, माता का नाम था रतन कुंवर। राज तिलक 24 मई 1509 को कौन से किले में होता है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। पत्नी का नाम कर्मावती हाड़ी रानी, पुत्र का नाम भोजराज, रतन सिंह सेकंड, विक्रमादित्य और उदय सिंह थे। उपाधियां हिंदू पथ बादशाह। कर्नल जेम्स टोड ने सैनिकों का भग्नावेश कहा था। शरीर पर कुल कितने घाव थे? 80 घाव थे। सांगा का राज तिलक जब हुआ था तो गुजरात के राजा महमूद बेगड़ा सेकंड थे, मालवा के नासिरुद्दीन थे,
दिल्ली का कौन था? सिकंदर लोदी। संगा के साथ में जब इनका संघर्ष होता है तो गुजरात के राजा कौन से बन जाते हैं? मुजफ्फर शाह। मालवा के बन जाते हैं महमूद खिलजी सेकंड, और दिल्ली के राजा कौन से बन जाते हैं साहब? इब्राहिम लोदी बन जाते हैं। अब हम एक एक करके सभी के साथ में संघर्ष पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो संघर्ष है वो हम किसके साथ पढ़ते हैं? गुजरात के साथ में, कि राणा सांगा का गुजरात के साथ में जो संघर्ष हुआ था उसके पीछे का रीजन क्या था, इस संघर्ष में किसकी जीत होती है, इन सभी की हम बात करेंगे। तो आप जल्दी से पहले इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट फोटो खींच लीजिएगा और हम आगे की बात जो है इसको कंटिन्यू रखते हैं। दौड़ देंगे? चलो दौड़ दो। अरे भाई एक मिनट की नड़ गयो। चलो आगे देखो। सांगा का सबसे पहले जो संघर्ष है वो किसके साथ में होता है? गुजरात के साथ में। राणा सांगा का गुजरात के साथ में संघर्ष। सांगा का गुजरात के साथ संघर्ष 1515 से लेकर 1520 तक सांगा का संघर्ष किसके साथ चलता है? गुजरात के साथ। देखो गुजरात के साथ में अगर हम संघर्ष की बात करें तो देखो अपने राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है? सभी को पता है ना, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार आकृति है। किसकी? राजस्थान की। राजस्थान की ये वाली दिशा क्या कहलाती है? मेवाड़। और राजस्थान के जस्ट नीचे वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? गुजरात। अब देखो क्या होता है कि मेवाड़ और गुजरात की सीमा पर एक जगह है जिसका नाम है इडर। पूरा का पूरा मामला क्लियर हो जाएगा, आप आराम से देखना कि मेवाड़ और गुजरात की सीमा पर जगह कौन सी है? इडर नाम की एक जगह है। और इडर के अंदर एक राजा थे जिनका नाम था राव बाण। इडर में कौन से राजा थे? राव बाण थे। और जब राव बाण की मृत्यु होती है तो राजा कौन से बनते हैं? सूर्यमल। और सूर्यमल भी जल्दी इनकी 18 महीने के बाद में मृत्यु हो जाती है। तो राजा बनने वाले दो व्यक्ति हो जाएंगे, एक का नाम तो हो जाएगा रायमल, एक का नाम हो जाएगा बारमल। अब ये दोनों कहते हैं कि हम क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। रायमल तो कहता है कि इडर का राजा मैं बनूंगा, बारमल कहता है कि इडर का राजा मैं बनूंगा। इन दोनों में लड़ाई हो तो सुलह कौन करवाए? जिसके साथ में हमारी सीमा लगती है। तो गुजरात के राजा जिनका नाम क्या था? मुजफ्फर शाह। ये बारमल चला गया किसके पास में? मुजफ्फर शाह के पास में। मेवाड़ के राजा राणा सांगा, और राणा सांगा कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूं। ये किसके पास में आ गया? सांगा के पास में। अब मुजफ्फर शाह तो कहता है कि गुजरात का राजा, इस इडर का राजा कौन बने? बारमल। सांगा जी कहते हैं कि इडर का राजा कौन बने? रायमल बने। दोनों में संघर्ष हो रहा था। अब ये लड़ाई दोनों में किस में होनी प्रारंभ हो गई? मुजफ्फर शाह और राणा सांगा में। और इस लड़ाई में मुजफ्फर शाह की क्या हो जाती है साहब? हार। तो बताओ इडर का राजा कौन सा बनेगा? रायमल। रायमल क्या बन जाएगा? राजा। लेकिन रायमल की भी जल्दी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो बारमल कहे भाई जी अब तो मन राजा बना दो। तब जाकर सांगा ने किसको राजा बनाया था? बारमल को। ये संघर्ष जो था वो गुजरात के साथ में किसकी वजह से हुआ था? इडर की वजह से हुआ था। और सांगा ने किसको राजा बनाया था? फिर बारमल को बनाया था। और जब खानवा का युद्ध होगा तो राणा सांगा पाती प्रवन प्रथा का प्रयोग करेंगे, जिसमें सभी के सभी लोग सांगा की सहायता करने आएंगे। उस दौरान इडर से सांगा की सहायता करने कौन जाएगा? बारमल। तो अगर यहाँ तक कहानी समझ में आई है तो रिक्वेस्ट है कि भाई जी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी जोश के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।